So, हम लोग देख रहे थे बच्चों कि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, उस पर लॉरेंज फोर्स लगता है। एक दो केस हमने डिस्कस किया था और कहा था एच.सी. वर्मा का सॉल्व एग्जांपल देखने के लिए। किसी ने देखा क्या लास्ट सॉल्व एग्जांपल एच.सी. वर्मा का? ऋतुजीत, और कोई? ऋतुजीत ने देखा, मानसी गुप्ता, मनस्वी गुप्ता, दो बच्चे, तेजस, श्रेयस निकम, बहुत बढ़िया, श्रीतोष, गुड। अथर्व, अथर्व तो कभी आता है, कभी दर्शन ही नहीं देता, बहुत दिन बाद दिख रहा है। संकेत, गुड। चलो, बहुत सारे बच्चों ने देखा, अभिषेक अहिराव ने भी देखा। तो मैं वही ब्लैक क्वेश्चंस पहले एक बार डिस्कस कर रहा हूं। दोबारा करूंगा तो क्या होगा कि तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा और तुम्हें याद रह जाएगा, है ना? मैं भी देख लेता हूँ अच्छी वर्मा में है क्या सवाल वो। HCV लास्ट सॉल्व एग्जाम, ये सवाल मैं अपने टाइम में कम से कम 5 से 7 बार किया था खुद से, जब मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था और हर बार भूल जाता था, फिर लगता था किसको डिफरेंशिएट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने 5 से 7 बार जरूर रिवाइज किया होगा। चलो, सवाल क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्स, वाई और जेड एक्सिस इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना? ई का वेक्टर इधर है, दैट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस जे का। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है बी इज इक्वल टू बी नॉट माइनस के का। यूनिफॉर्म है पूरे रीजन में। और एच.सी. वर्मा के सवाल में कहा कि यहाँ पे ओरिजिन पे एक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया, रिलीज्ड at t equal to 0. So initially मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 होगा बिकॉज वेलोसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मूव कराएगा, किधर मूव कराएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर लगेगा, एफ ई इधर होगा। सो चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, will starts moving in this direction, it will gain velocity in this direction। जैसे ही कुछ velocity gain किया, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ये भी फोर्स लगाएगा। किधर फोर्स लगाएगा? V क्रॉस B, सॉरी V क्रॉस B इनटू द प्लेन मैंने दिया B, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज पे इधर, बट नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इधर हो जाएगा। जैसे ही वेलोसिटी गेन किया वैसे ही, तो क्या होगा, ये सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर नहीं ले जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसका मोशन चेंज होगा। और किसी टाइम पे मान लो कि ऐसा है, अगर इस मोमेंट पे मैं बात करूं कि इस मोमेंट पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा,
y डायरेक्शन में भी और कुछ वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी होगा। x डायरेक्शन का वेलोसिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो इधर ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सिर्फ x डायरेक्शन में नहीं है, वो तो हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। दिस विल बी एफ बी एंड इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी एफ ई। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स तुम्हें परेशान नहीं करेगा बिकॉज वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, बट ये हमेशा चेंज हो रहा है। कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बताता हूं कि इसमें हमें करना क्या है। वी हैव टू फाइंड velocity of the electrons at any time t. We have to find position of the electrons at any time t. कैसा मोशन होगा ये निकालना है। अपुल बागुल क्लियर? हाँ सर। तो हमने मान लिया कि लेट एट एनी टाइम टी दिस इज द सिचुएशन। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मोशन है वो किस प्लेन में कन्फाइंड रहेगा? मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, motion of electrons will remain confined in XY प्लेन। कहोगे सर क्यों? जेड डायरेक्शन में इसको क्यों नहीं वेलोसिटी मिलेगा? जेड डायरेक्शन में क्यों नहीं जाएगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर? वाई डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर होगा? जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर। दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स विल रिमेन इन XY प्लेन ओनली। तो दोनों फोर्स XY प्लेन में है, दैट्स व्हाई हमने ये स्टेटमेंट लिखा। इसलिए अभी हम लोग एट एनी टाइम t इसका वेलोसिटी लिखा v, किसी टाइम पे vx i कैप प्लस vy j कैप। मान लिया ये है, कुछ होगा तो मैं पूछता हूं कि उस मोमेंट पे व्हाट विल बी द नेट फोर्स, लॉरेंज फोर्स। कहोगे सर सिंपल, जब वेलोसिटी लिख लिया q QE प्लस QV क्रॉस B। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव है तो ये माइनस साइन, यहां भी माइनस साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जे कैप में है तो ये इसको काउंट कर लेंगे तो आ जाएगा ई नॉट जे कैप प्लस ई वी नॉट आई कैप प्लस वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप क्रॉस बी नॉट, यहां का माइनस और इसका माइनस तो ये प्लस के कैप लिख दिया। नेट फोर्स आ गया ई नॉट जे कैप प्लस ई वी एक्स आई क्रॉस के ओंकार बताना, ओंकार कितना होगा आई क्रॉस के? प्लस, सही लिखा क्या ओंकार? देख के बताओ। वी बाई बी नॉट जे क्रॉस के आई।
अगर मैं एक्सलेशन पूछूं व्हाट विल बी द एक्सलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मास से मल्टीप्लाई कर दोगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, ई वी बाई बी नॉट अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये पहले लिख लेता हूं, इतना आई कैप प्लस ई नॉट माइनस वी एक्स बी नॉट अपॉन एम जे कैप। यहां तक में किसी को डाउट नहीं होगा? लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो देखो यहाँ पे एक्सेलेरेशन हमने लिख लिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना है, तो ये है ई बी नॉट अपॉन एम इंटू वी एक्स, सॉरी वी वाई। एक्सेलेरेशन ऑफ ए वाई इज ई अपॉन एम ई नॉट प्लस वी एक्स बी नॉट, सॉरी प्लस नहीं माइनस ए वाई। अब ये आसान सा सवाल नहीं है बच्चों। क्यों नहीं आसान है? देखो यहाँ एक्स है, यहाँ पे वी वाई है। अगर यहाँ वी एक्स होता तो एक्स को वी एक्स के टर्म में लिख लेते, v इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो हम लोग निकाल सकते थे, कुछ लिख सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये वी वाई है, यहाँ देखो ये ए वाई है तो यहाँ वी एक्स है। वी वाई होता तो हम कर सकते थे, ठीक है। तो क्या करें? यहां देखना, ये एक काम करते हैं, इसको यहां यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ए वाई को डी वी वाई बाई डी टी बाई एम ई नॉट माइनस वी एक्स इंटू बी नॉट। यहां वी बाई यहां पे वी एक्स कुछ फिट नहीं बैठ रहा है। क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक बार, इसको तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डी वाई बाई डी टी दोनों साइड। देखो क्या फायदा होगा, देखना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको नहीं, पहले इसको कर रहे हैं। अगर ये डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये हो जाएगा डी टू वी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल कौन सा, वी एक्स, तो ई बी नॉट बाई एम, ये साइन माइनस, और यहां हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी। कहोगे सर इससे क्या फायदा हुआ? देखो फायदा, ये तुम्हें और कहीं दिख रहा है? यहां यही तो एक्स तो है ये, और एक्स का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो वी वाई आ जाएगा। हमारा यही टारगेट था, इधर भी वी वाई इधर भी वी वाई, तो क्या हो जाएगा डी टू वी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू पुट कर दो, ई बी नॉट बाई एम इंटू स्क्वायर इंटू वी वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, और तुम्हें आता है सॉल्व करने। मैंने एसएचएम में ना ये बताया था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस वहां पे मैंने ये जरूर मेंशन किया था, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स
इसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसका ये सॉल्यूशन होता है। और वहां पे मैंने मेंशन किया था कि ये आगे जरूरत पड़ेगा टफ सवाल में, और कहा था x के जगह पे यहाँ पे कुछ भी है, मैंने लिखा था इसे v हो, यहाँ भी v है, तो यहाँ पे v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो ये एसएचएम के इक्वेशन से यहां से हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन वी वाई इक्वल टू सम वी नॉट, नहीं पता ये वी नॉट क्या है, अननोन है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहां पे ओमेगा किसको लिखा है, ओमेगा स्क्वायर इज दिस, सो ओमेगा इज ई बी नॉट बाई एम। संस्कार जैन बताना कि इतना समझ में आया क्या? मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, इतना स्लो कि तुम आज ही पूरा समझ लो, दोबारा भी देख लेना इसको। लेकिन कहोगे सर ये वी नॉट क्या है, ओमेगा तो निकाल लिया, व्हाट इज डेल्टा? मुझे तो पूरा चाहिए वैल्यू। अब वी बाई निकाला, सिमिलरली हमें वी एक्स भी निकालना होगा, तो पहले तो मैं वी नॉट और डेल्टा के बारे में कंफर्म कर लेता हूं कि क्या है ये। तो जब ऐसे अननोन रहते हैं, जब ये इस टाइप की चीजें, तो हमें उसके लिए इनिशियल कंडीशन लगाते हैं कि इनिशियली क्या है सिचुएशन। टू फाइंड डेल्टा, तो हमें पता है कि t इक्वल टू अगर जीरो पुट करूं, t इक्वल टू जीरो, तो हमें पता था इनिशियली इसका वेलोसिटी जीरो था, v बाई जीरो, तो उससे हो जाएगा डेल्टा जीरो आ जाएगा। सो अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन at t इक्वल टू जीरो, v बाई जीरो, सो डेल्टा कम्स आउट एट जीरो। जगह कम है तो मैं अब यहां लिख रहा हूं। कहोगे सर वी नॉट कैसे निकाले, कोई बता सकता है कि वी नॉट कैसे निकालें? क्या और कुछ पता है क्या? वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस में जीरो है, ठीक है, लेकिन अभी तो ये वी वाई का है। ऋतुजीत ने कहा सर एक्सलेशन पता है, एक काम करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ऑल्सो एट t इक्वल टू जीरो, ए बाई एच, एक्सेशन कितना होगा, e इंटू ई नॉट बाई एम। टी इक्वल टू जीरो पे जस्ट इतना फोर्स लगा था इधर, एक्स जीरो है, ए बाई इतना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। ए बाई होगा कितना, वी नॉट ओमेगा साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और टी जीरो पे ये ए बाई इतना है, ई नॉट बाई एम। वी नॉट कितना है बच्चों, सॉरी निकालना है, ओमेगा कितना है, ई बी नॉट बाई एम, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा वन, बिकॉज टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं, सो ई और ई गया, एम एम गया, वी नॉट कम्स आउट एज ई नॉट बाई बी नॉट।
किरण खैरनार, क्या क्लियर हुआ ये? हाँ सर। तुम देख सकते हो E बाई बी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी होता है। एक चीज ऐसे भी समझ सकते हो, E बाई बी का यूनिट वेलोसिटी होगा। अब मैं ये मिटा रहा हूं। सो फाइनली हमने अभी क्या निकाल लिया बच्चों? V बाई इज इक्वल टू E नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी। हमें ओमेगा पता है, E बी नॉट बाई एम, यही था ना? मुझे ये डाउट नहीं कि तुम लोग अब Vx नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल पाओगे यहां से। dVx बाई dt, अब देखो ये V बाई हमने निकाल लिया, E बी नॉट बाई एम इंटू E नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी dVx का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू E नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, लिमिट पुट कर दोगे Vx का 0 टू टी, लिमिट Vx 0 किसी टाइम पे, यहाँ पे Vx, सो Vx इज इक्वल टू E कैपिटल E नॉट बाई एम इंटू ओमेगा, ओमेगा यहां से पुट करते हैं E बी नॉट बाई एम और यहां से पुट करते हैं, माइनस साइन है तो पहले 0 पुट कर लेता हूं, फिर तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों ये हो गया V बाई, ये हो गया Vx। अब ये दोनों एक्सप्रेशंस को देख के एक चीज तुम बता सकते हो, क्या V बाई कभी निगेटिव हो सकता है? तो यस सर, निगेटिव हो सकता है। V बाई 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मैं पूछूं क्या Vx कभी निगेटिव हो सकता है? नॉन निगेटिव नहीं, Vx कभी निगेटिव नहीं हो सकता। 1 माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तो 0 हो सकता है। मतलब ये पार्टिकल का एक्स एक्सिस का वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा या मिनिमम 0 हो सकता है। देखो ये एनालाइज करने का पार्ट है। मतलब यहां से पार्टिकल अगर देखें तो V बाई पॉजिटिव निगेटिव मतलब ऊपर भी जाएगा, कभी नीचे भी आएगा y डायरेक्शन में, बट x डायरेक्शन में इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन। आई होप कि ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। मैं पूछूं कि अगर ये ऊपर जा रहा, जब तक V बाई पॉजिटिव है तब तक ये ऊपर जा रहा है, एक समय V बाई 0 हो जाएगा। द मोमेंट V बाई विल बी 0, उसका y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा। ऐसे इन जनरल तो अभी मुझे निकालना है कि किसी टाइम पे x कोऑर्डिनेट क्या है, किसी टाइम पे y कोऑर्डिनेट क्या है।
इसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इतना स्लो बता रहा हूं। किसी टाइम पे मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए तो dy/dt E0/B0 E0/B0 into sin omega t. So dy is equal to E0/B0 sin omega t dt. इंटीग्रेट कर लो बच्चों, इनिशियली 0 था, किसी टाइम पे y है, सो y इज इक्वल टू E0/B0 sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन cos ओमेगा t minus cos omega t divided by omega limit 0 to t. So you can put value here E0/B0 ओमेगा कितना था EB0 by m ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस cos ओमेगा t। कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, चेक करना। सो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया m/E0, चेक करना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, E/B0 स्क्वायर 1 माइनस cos ओमेगा t। सो व्हाट इज द y मैक्स, मैं अभी नीचे से ऊपर लिख रहा हूं, y मैक्स इज इक्वल टू, कब होगा y मैक्सिमम, जब cos ओमेगा t -1 हो जाए, 2m/E0 अपॉन E/B0 स्क्वायर। ये आ रहा है एक्सप्रेशन, क्या सही लिखा है क्या मैंने? This is the y max. इसकी बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे। अब सुनना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, किसी टाइम पे तो y मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों। जिस समय y मैक्सिमम होगा उस समय ए वाई क्या होगा, ए वाई 0 नहीं होगा, उस समय वी वाई 0 है, उसका नेट वेलोसिटी vx के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो y मैक्सिमम कब हो रहा है, जब cos ओमेगा t -1 है, मतलब ओमेगा t कितना है, ओमेगा t इज 5। उस केस में अगर मैं vx पूछूं तो ये -1 हो जाएगा, vx कितना हो जाएगा, vx विल बी 2E0/B0। तो जिस समय ये y मैक्सिमम पे है उस समय vx जो है 2E0/B0 है। ये हमने अभी निकाला ऐसे। अगर मैं पूछ रहा हूं क्या मैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं कर दिया कुछ, वी कैन चेक इट। कैसे वो बताता हूं। अगर पार्टिकल अभी यहां पे है, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी किसने दिया, किसका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर नहीं सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर सकता है। तो देखो, अगर यहां से यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया है, तो E0 फोर्स हो गया
इंटू वाई मैक्स जो अभी हमने निकाला था, दिख रहा है क्या? नहीं सर। थोड़ा ऊपर करना, देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, किसने वर्क किया? वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया था, ये वर्क कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क करता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता। तो ये फोर्स हो गया, और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा, यही हो जाएगा। एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाफ m इंटू वी एक्स स्क्वायर, इस समय का vx, इस समय का vy तो है नहीं। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, vx y max जो हमने निकाला यहाँ पुट करो, देखो ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तो ये बच्चों एनालिसिस पार्ट है, इसको ऐसे देखने का एक तरीका है ना? अब अगर मान लो मैं पूछूं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी दर है जो कि मैक्सिमम है vx, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नीचे लगेगा बहुत लार्ज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सबसे बड़ा होगा बिकॉज v सबसे बड़ा है, अभी सबसे ज्यादा v यही है। अब ये इधर आने से शुरू करेगा तो ये फिर क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन vx कभी निगेटिव नहीं होगा, vx कुछ रहेगा, vy नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, vy नीचे होगा। जब ओमेगा टी पाई से आगे बढ़ेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और फिर आते आते एक समय क्या हो जाएगा, वी बाई भी जीरो और वी एक्स भी जीरो, दोनों जीरो हो जाएगा। बिकॉज ये यहां आ गया है तो नेट वेलोसिटी जीरो ही होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी रहेगा कहां से? सो ये ऐसे जाके ऐसे आएगा, रुक जाएगा, फिर वही मोशन स्टार्ट होगा, दैट मींस ये रिपीट होगा। और इसी ये जो पाथ आएगा, पाथ में छोटा सा बनाता हूं, ऐसे जाएगा, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा, यही रिपीटेशन होगा। इस पाथ को बोलते हैं साइक्लॉइड पाथ। मुझे लगता है कि मैंने ये सवाल अच्छे से समझा दिया, किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद मैं फिर थ्योरी पे जाऊंगा। एच.सी. वर्मा का 44 सम, चूंकि ये कॉमन डाउट है, मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं। क्या है ये सवाल कि कॉल है जिससे हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, कहोगे किस मेथड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स का निकालने का एक मेथड होता है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक का मतलब इसका टेम्परेचर बहुत हाई रखा है। और सर अगर एक्सरे पढ़ा रहे होंगे, सर ने एक्सरे अगर स्टार्ट किया होगा तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स को इसी मेथड से निकालते हैं। तो ये कॉल है बहुत हाई टेम्परेचर लग गया, बहुत हाई टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना काइनेटिक एनर्जी मिल गया कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास कि वो बाहर आ गया, तो ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से बाहर आता है, हम लोग ये एज्यूम करते हैं। और फिर क्या किया, इसको एक्सलेट किया, इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट किया कितने पोटेंशियल से, वी नॉट से। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, बहुत ही स्मॉल ओपनिंग से हम इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालें।
तो इस समय इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो कितना होगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल डिफरेंस ने कितना वर्क किया है? तो ई वी नॉट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी दिस। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे निकला, थोड़ा सा कोई इधर होगा, थोड़ा सा कोई इधर होगा, अलग अलग पॉइंट पे होगा। अब इधर इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में? इधर बी नॉट। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ये सीधे ऐसे निकला, ये तो एग्जैक्टली स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। बट जो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा डेविएटेड है, इधर है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग एंगल पे, बट स्मॉल एंगल पे डेविएटेड है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का पाथ कैसा होगा? कुछ बच्चे बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स का पाथ कैसा होगा? हमने बताया है, मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे अगर हमने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, तो इस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, इधर हो जाएगा v cos थीटा और इधर हो जाएगा v sin थीटा। बिकॉज ऑफ द v cos थीटा ये सीधे जाएगा, बिकॉज ऑफ द v sin थीटा इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। ये दोनों को कंबाइन करेंगे सो इट विल मूव इन ए हेलिकल पाथ, है ना? सो सुनना बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन जैसे सोचो यहां से निकला ऐसे। अब ये 3D में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ऑफलाइन में, बट ऑनलाइन में भी देखो, कोशिश करो। इसका एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा इधर और v sin थीटा इधर। इस v sin थीटा के कारण ये सर्कुलर पाथ मूव करेगा। कैसा सर्किल होगा? ऐसा होता सर्किल, ऐसा। लेकिन चूंकि आगे भी जा रहा है तो ये ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे टच करेगा, इसका मोशन इस प्लेन में है, ऐसा है। लेकिन जो कभी ऐसा गया इस टाइप का, तो इसका भी दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, है ना? इस कंपोनेंट के कारण इसका जो वेलोसिटी होगा वो ऐसा होगा, इसका सर्किल ऐसा आएगा, ऐसे जाकर फिर से कहीं यहां पे आएगा। तो ये एक्स एक्सिस को जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो जिस पाथ में मूव करे पीछे, जैसे मैंने कहा कि इसका ये कंपोनेंट कारण यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ऐसा सर्किल होगा। तो ये एक्चुअली ऐसे जाके यहां टच करेगा, अलग डायरेक्शंस वाला इस डायरेक्शंस वाला ऐसे जाके ऐसे टच करेगा, इसको एक बार जरूर टच करेगा। तो अलग अलग हेलिकल पाथ से सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी है एक बार तो यहां टच करेंगे एक्स एक्सिस को, एक सर्कल के बाद, फिर एक सर्कल के बाद टच करेगा। मतलब जिसको हमने पिच कहा था, पिच। सो वो कितना डिस्टेंस पे जा करके, अभी सब लोग यहां से निकला, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकला, बट स्लाइटली डाइवर्जेंट है, तो फिर अलग अलग हेलिकल पाथ करते हुए फिर से यहां पे टच करेगा, और एक ही टाइम पे टच करेगा एक्स एक्सिस को अगेन। कहोगे सर क्यों? इसका कंपोनेंट तो v sin थीटा अलग अलग होगा, लेकिन v sin थीटा कुछ भी है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। तो यहां के बाद सब लोग एक ही टाइम पे फिर से एक्स एक्सिस को टच करेगा, और कितने टाइम बाद टच करेगा? तो t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी।
लेकिन कितना डिस्टेंस पे टच करेगा x, तो तुम कहोगे कितने डिस्टेंस पे टच करेगा, तो उसका x डायरेक्शन वेलोसिटी है v cos थीटा इतना इनटू टाइम 2 पाई m बाई क्यू बी, इतना डिस्टेंस पे टच करेगा। बट हमने कहा थीटा इज स्मॉल स्लाइटली डाइवर्जेंट, तो cos थीटा इज ऑलमोस्ट 1, सो जाएगा 2 पाई m इंटू v अपॉन ई बी। लेकिन ये v वेलोसिटी तो नहीं दिया है, तो यहां से लिखेंगे k इज इक्वल टू हाफ m इंटू स्मॉल v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू e v नॉट, तो v यहां से आ जाएगा v आ जाएगा तुम्हारा 2e v नॉट बाई m का रूट। सो x इज इक्वल टू, यहां से पुट कर दो, थोड़ा सा रूट में जो एक्सप्रेशन दिया है रूट में लिखा है तो अरेंज कर देते हैं, इसको भी रूट में ले आओगे तो हो जाएगा 8 4 इंटू 2, ये नीचे ई स्क्वायर आएगा, एक नीचे ई एम बी स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये m चला जाएगा स्मॉल m इंटू वी नॉट। देखो ये इतना छोटा सा सवाल है बट दिस इज कॉमन डाउट। अच्छा नीचे दिख नहीं रहा है, सो थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाता हूं मैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, अभी हमने कहा था कि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है। तुम कहोगे सर करंट कैरिंग वायर में भी तो चार्ज पार्टिकल मूव करता है, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई फोर्स ऑन द वायर। सो कितना फोर्स होगा वो हमें निकालना है। So there is a wire and electrons are moving in this. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, हम कन्वेंशन लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो अगर मान लो करंट में इधर का हूं तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशंस इधर है, और इस रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है बी। सो कितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, छोटा सा एलिमेंट डीएल। इस डीएल एलिमेंट में कितने चार्ज हैं जो मूव हो रहे हैं, मतलब इसको एलिमेंट जो लिया है उसको कहूंगा कि चार्ज पार्टिकल है, तो वो चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, तो मान लो n इज द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करूंगा, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, और वो सब मूव कर रहा है, तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, vd से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो चार्ज q कितना हो जाएगा इस एलिमेंट में, n यूनिट चार्ज है, सॉरी चार्ज डेंसिटी है
नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू DL, N into ADL. This is total number of charge carrier in this part. How much charge, हर चार्ज कैरियर का चार्ज E है, सो Q ये हो गया। इसका वेलोसिटी VD है, Q चार्ज VD वेलोसिटी मूव कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो व्हाट विल बी द फोर्स DF, अ स्मॉल फोर्स लिख रहा हूं। तुमने कहा था Q V क्रॉस B होता है सर फोर्स, तेजस बोलो क्या डिस्कस करना था। सर वो एक केस थी ना मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, आपने कहा था कि हम इस लेक्चर में उसे देखेंगे। हाँ सर, वो बाकी था, आपने कहा था। अच्छा ठीक है, चलो अभी कर लेंगे, इसके बाद वाला हम कर लेंगे, याद दिलाना। अभी ये स्टार्ट कर दिया तो ये कर लेते हैं ना। DF इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, Q आ गया N A E DL और V के जगह पे VD लिखेंगे, VD वेक्टर क्रॉस B। अच्छा VD किधर होगा, VD जो होगा वो वायर के एलोंग होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में, DL वेक्टर के डायरेक्शन होगा, तो ये VD को ऐसा भी लिख सकते हैं NEA VD, VD का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और वेक्टर साइन को DL वेक्टर ले लेते हैं, DL क्रॉस B। सर ये एक बार और बताओ ना। हाँ बता रहा हूं, मैंने हालांकि दिखाने के लिए स्ट्रेट वायर ले लिया। स्ट्रेट वायर में कैसा भी वायर हो, एक छोटा सा एलिमेंट DL ले लो यहाँ पे वायर का, यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है किसी डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के छोटे पार्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है। तो मैंने कहा कि जो करंट कैरिंग वायर है एक्चुअली में क्या है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था फ्री चार्ज कैरियर होता है, तो N के बारे में तुम्हें पता है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस एलिमेंट में कितना वॉल्यूम, इस एलिमेंट में वॉल्यूम कितना है, तो लेट्स क्रॉस सेक्शन लिया A है इस वायर का, ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया और ये लेंथ लिया DL, दिस इज द वॉल्यूम। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, N, टोटल चार्ज कितना होगा E, ये हो गया टोटल चार्ज। बताओ ये समझ में आया क्या, किसी को दिक्कत इसमें? नहीं देवदत्ता, सर, आगे। देवदत्ता क्लियर है ये? हाँ सर क्लियर है। अब ये जो एलिमेंट है इसका वेलोसिटी VD किधर होगा, वायर के अलोंग टेंजेंशियल, तो फोर्स कितना होगा Q V क्रॉस B, है ना। तो मैंने वही लिख दिया, Q का वैल्यू लिख दिया, लेकिन ये VD वेक्टर के जगह पे मैंने DL वेक्टर लिख दिया, क्योंकि VD का डायरेक्शन वही है जो DL वेक्टर डिफाइन किया। DL वेक्टर किधर डिफाइन किया, वायर के टेंजेंशियल। अब ये देखो, ये टर्म्स तुम्हें दिख रहा होगा, ये क्या है, NEA VD, करंट इलेक्ट्रिसिटी, याद है? आए। NEA VD ये करंट है एक्चुअली, सो I DL क्रॉस B, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, धनंजय ने बताया कि सर करंट है वो, बहुत बढ़िया।
तो डेरिवेशंस नहीं भी समझ में आया तो अगर कोई भी वायर है, कोई भी एलिमेंट है डीएल, इस पे फोर्स डीएफ आ जाएगा, करंट आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी। डीएल वेक्टर क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन, और किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है और वीडी भी करंट के डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज लिया तो, नेगेटिव चार्ज लेंगे तो अपोजिट होगा। तो फाइनली यही रिजल्ट आएगा। तो मुझे ऐसे सवाल कराने की जरूरत नहीं कि मान लो एक करंट करिंग वायर है ऑफ लेंथ एल, करंट इज आई, लेंथ एल का, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है सपोज। मैं पूछूं इस पे फोर्स कितना होगा, तो देखो हर पॉइंट का एलिमेंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, डीएल वेक्टर चेंज नहीं हो रहा। तो इस छोटे छोटे एलिमेंट पे फोर्स किधर होगा? तो आई डीएल क्रॉस बी इनटू द प्लेन। यहाँ पे भी फोर्स इधर, यहाँ भी फोर्स इधर, यहाँ भी फोर्स इधर। कितना हो जाएगा टोटल फोर्स? डीएफ का इंटीग्रेशन आई डीएल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन, आई बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन, एक ही डायरेक्शन में है तो डीएल का इंटीग्रेशन सिंपली एल हो जाएगा, क्रॉस बी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, आई एल क्रॉस बी। अगर स्ट्रेट वायर है तो एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे? करंट के डायरेक्शन में स्ट्रेच करो फिंगर्स, बी के डायरेक्शन में कर्ल करो, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बच्चों इस पर बहुत सवाल बनते हैं, बहुत छोटा सा थ्योरी है। तो सर आपने स्ट्रेट वायर पे तो निकाल लिया, लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि एक कर्व्ड वायर है, कोई भी शेप का वायर है, ये वायर ए से लेकर बी तक गया, इस वायर पे कितना फोर्स होगा ये निकालना हो, कौन सा डायरेक्शन होगा? तो एक्चुअली मान लो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी, हर एलिमेंट पे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में होगा, बट बी इज यूनिफॉर्म। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, डीएफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। टोटल फोर्स जो आ जाएगा, आई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि बी में कह रहा हूं यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, तो बी भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो आई डीएल और क्रॉस बी ऐसा हो जाएगा। और ये डीएल वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ऐसे वेक्टर अगर करोगे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा इस डीएल वेक्टर का? ये ए बी वेक्टर हो जाएगा, या ए बी के नाम चूंकि बी से कंफ्यूज हो जाओगे तो पी क्यू दे देता हूं नाम। तो ये डीएल डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन है, डीएल लेंथ का इंटीग्रेशन नहीं है। अगर मैं पूछता है डीएल मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन तो ये पाथ लेंथ होता, लेकिन डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन तो ये स्ट्रेट लाइन, ये होगा वेक्टर।
तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, आई, और डीएल वेक्टर हो जाएगा पी क्यू वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। दैट मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वायर ऐसा हो या वायर ऐसा हो या वायर ऐसा 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 हो, इतने वायर पे फोर्स सेम ही होगा, ये तीनों वायर पे फोर्स सेम होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या किसी को डाउट है? मैंने थोड़ा ज्यादा ही घुमा दिया है, मतलब आंसर सही रहेगा बट तुम लोग सिंपली ऐसे कर लो, ये वायर हो या ये वायर हो या ये वायर हो, यूनिफॉर्म बी में फोर्स will be same on the three wire. और अगर मैं बात करूं बच्चों, ये वायर जो है वो ना क्लोज लूप बना रहा है, यहां से चला यहीं मिल गया, आर्बिट्रेरी शेप का क्लोज लूप है, लेकिन क्लोज लूप बना रहा वायर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में व्हाट विल बी द फोर्स, 0। तो लिख लेना, मैग्नेटिक फोर्स on closed loop placed in uniform B will be 0। ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेना, मैग्नेटिक फोर्स निखिल कोई दिक्कत इसमें? बहुत छोटा सा सवाल लिया हूं, एक सर्कुलर लूप है, आई करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है? रिया पालवे, रिया माइक ऑन करके बता सकते हो कि कितना फोर्स होगा और डायरेक्शन क्या होगा? Yes, sir. कितना फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन? B is equal to B naught K cap। सभी हमने बताया था कि अगर कोई वायर है तो क्या करना है, परेशान नहीं होना है, इस पे फोर्स निकालना है। यहां से स्टार्ट किया, इसको रिप्लेस कर देते हैं एक वायर से, इससे, तो इस पे उतना ही फोर्स होगा जितना इस पे फोर्स होगा। डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन बताया था, अभी जस्ट लिखाया था। तो इस पे फोर्स कितना होगा, तो देखो आईडीएल, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन नहीं, आउट ऑफ द प्लेन है, तो आईडीएल क्रॉस बी, फोर्स इधर होगा, आई एल कितना हो जाएगा, तो एल हो जाएगा 2r आई कैप। इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और क्रॉस बी, बी नॉट के कैप हो जाएगा आई 2ir इंटू बी नॉट आई क्रॉस के इज माइनस जे कैप, इधर हो जाएगा फोर्स।
मुझे लगता है ये तो सबको समझ में आया ही होगा। कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? तो अगर ये क्वार्टर सर्किल पे फोर्स निकालना है तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि इसको रिप्लेस कर दो इस वायर से, स्ट्रेट वायर से। इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा? आइडियल क्रॉस बी, इस वायर के परपेंडिकुलर एफ, वो इतना आ जाएगा। इस एफ को कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व करना कर दिया, एफ कॉस 45, एफ साइन 45, तो ऐसे लिख दिया। अब तुम में से कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर आपने इस वायर को ऐसे रिप्लेस किया, क्या हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं? यस, यू कैन डू दिस। अगर ऐसे रिप्लेस किया, अब इस वायर पे पूरा फोर्स पूछा जाए तो वही फोर्स इस पे होगा, और इस पे देखना, इस पे फोर्स इधर हो जाएगा आइडियल क्रॉस बी, और इस पे फोर्स हो जाएगा इधर। इस पे फोर्स बताना आसान है, कितना? आई आर इंटू बी माइनस जे कैप, प्लस इस पे कितना फोर्स है? आई आर इंटू बी, कितना? आई कैप। यही ये वाला था। क्या ये रिलेट हुआ? क्या मैं दो तरीके से बताया, एक ऐसे फिर रिजॉल्व किया, और एक ऐसे। सर सेकंड वाला मेथड एक बार दोबारा बताओ ना। किरण ने कहा सर क्लियर हो गया, ऋतुजीत ने भी बताया हाँ सर। मैंने कहा कि सेकेंड वाला मेथड हमने इस वायर के जगह पे मैंने ऐसा वायर लिया। कर सकते हैं, कोई भी वायर लो, फोर्स सेम ही होगा, सिर्फ इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये होना चाहिए। मैंने थ्योरी में भी बताया था, इसमें फोर्स, इसमें फोर्स, इसमें फोर्स इक्वल होगा। तो ये आर डिस्टेंस है, किधर है? इधर। तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा? आइडियल क्रॉस बी इनटू द प्लेन, आई एल बी, एल हो गया आर। इस पे फोर्स आई एल बी, फोर्स इधर आई कैप। हर्षल ने भी बताया सब क्लियर है। एचसी वर्मा में एक सवाल है बच्चों। एचसी वर्मा का कौन सा सवाल है? एचसी वर्मा का 18th सम। उसमें उन्होंने दिया कि एक साइन फंक्शन वाले के लॉन्ग वायर है, जैसा साइन का ग्राफ होता है ना, या वायर का जो फ्रेम है वो y इज इक्वल टू ए साइन समथिंग लैम्डा इंटू एक्स, ऐसा कुछ है। 2 पाई बाय लैम्डा। हाँ चलो, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, इस शेप का वायर है, करंट आई कैरी कर रहा है। तो शायद यहां से यहां तक में कितना फोर्स होगा? अगर x इक्वल टू यहाँ लैम्डा दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इतने में कितना फोर्स होगा ये निकालने के लिए कहा है इस वायर पे। लेकिन तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो, तुम कहोगे सर ये सब हमें करने की जरूरत नहीं, हम तो सीधे ऐसा वायर लेंगे। इस पे फोर्स उतना ही होगा जितना इस वायर पे फोर्स होगा, और तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आज होमवर्क मैं बता रहा हूं, कितना होमवर्क है आज, ढेर सारा होमवर्क दे रहा हूं, और जरूर कर लेना। एचसी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो,
और 45 तक करो आज। और जिसको आगे करना है तो और आगे भी कर सकता है। एक दिन में हो जाएगा इतने सवाल, 1 से लेकर के 45 तक।